हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट किसी भी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है तो 95% बच्चों का यही जवाब होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था, खाया था, पिया था ऐसे शब्द लगे हों वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे जरा यहाँ पर देखिए, इस बोर्ड में मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और आप जरा सोचिए और सोचने के बाद अपने आप को जवाब दीजिए कि आखिर ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं कि क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर कुछ और हैं। जरा देखिए, मैं खाना खा चुका था। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। ये किस टेंस को बिलोंग करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या है, जरा आप अपने आप को आंसर दीजिए। अब जरा देखते हैं बच्चे लोग क्या इसका आंसर देते हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी लगा है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कह देंगे लिया था, दिया था आदि प्रकार के अगर शब्द लगे होते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और वो जवाब भी इसलिए देते हैं क्योंकि उनको उनके स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि प्रकार के शब्द लगे हों वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा ही होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाने जा रहा हूं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मैं बतलाने जा रहा हूं। चलिए जरा इन दोनों ही सेंटेंसेस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, अब ये हिंदी में सही है या गलत है मैं नहीं जानता, बट अगर इंग्लिश में इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर दें, कैसे? आई हैड ईटन फूड, मैंने इसी सेंटेंस को वहाँ पर ट्रांसलेट किया है। इस सेंटेंस को भी मैंने कुछ बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट किया है जैसे उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। इसको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया है और बनाया है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राइट। और यहाँ पर मैंने कुछ ABCD करके कुछ ऑप्शंस लिख दिए हैं। एक्चुअली ये जो पैटर्न है ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न। सपोज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो और आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर देख करके बतलाइए कि अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको D ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर कहीं पर कोई एरर है तो फिर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर उन्हें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ेगी। एंड 95% स्टूडेंट्स यहाँ पर नो एरर लगा करके चले आते हैं। और कई बार ऐसे सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बतलाऊं, यहाँ पर ये जो नो एरर ऑप्शन है ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलती दूसरी जगह है। गलती कहाँ पर है? B ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि ये अकेला सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकता, और यहाँ पर ये वर्ब होनी चाहिए आई एट फूड। ओके, भले ही ये सेंटेंस लिखा हो और आपके दिमाग में ये बात हो कि ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने ऐसे किया है, अगर आपने इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऐसा किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये जानने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को पढ़ना होगा और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना ही होगा। तो चलिए अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन और फिर समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टूडेंट्स, बड़े ही इत्मीनान के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को पढ़िए और बड़े ही इत्मीनान से आप ये समझने का प्रयास करिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसका प्रयोग कब करते हैं। जरा देखिए, आपके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। जरा देखिए, पास्ट परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट क्रिया का एक स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है ये लिखा हुआ है, ये देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम जब कभी भी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी इसी वर्ब को ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये वर्ब कहां पर यूज की जाती है जरा आगे पढ़िए, समझ में आएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विच रेफर्स, यानी ये क्रिया रेफर करती है टू एन एक्शन, किसी एक ऐसे एक्शन यानी किसी एक ऐसी क्रिया की ओर संकेत करती है दैट टुक प्लेस वंस और मैनी टाइम्स, एक ऐसी क्रिया जो कई बार घटित हो चुकी हो या एक बार ही घटित हो चुकी हो। कब घटित हो चुकी हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिफोर एनदर पॉइंट इन द पास्ट। अब इसी बात को मैं एक डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन में यहां पर मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो ये हो गया नाउ। नाउ का मतलब, अगर आप पीछे वीडियोस देख चुके हैं तो मैं इस टाइमलाइन को कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट, राइट।
यानी मैं इस समय यहाँ पर खड़ा आपके सामने आपको टीच कर रहा हूँ और आप बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, इसके ठीक पहले वाला जो भी टाइम निकल गया, बिग बैंग से टाइम की शुरुआत हुई, यानी जब से इस सृष्टि की शुरुआत हुई तब से लेकर और अब तक के समय को हम बोलते हैं पास्ट। ओके, अच्छा, अभी हम यहाँ पर हैं ट्रैवल करते हुए, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम आ चुके हैं, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और आगे जितना भी टाइम पड़ा हुआ है वो सब क्या है, फ्यूचर है। ओके, तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी हम यहाँ पर खड़े होकर के और हम भले ही सृष्टि के आरंभ की बात करें, यानी इस वाली घटना की हम बात करें, तो वो हमेशा ही क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ आपसे और मैं कहता हूँ यह पृथ्वी 2 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आई। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो आप समझ रहे हैं ना मैं कितने पीछे की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ साल पहले हुई किसी घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, ये घटना क्या हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुई। तो आप सोचेंगे सर अगर सृष्टि के आरंभ की बात कर रहे हैं, उस घटना की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले हुई, ओके, तो भी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं। तो फिर आपके मन में एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ इतना होता है कि अगर हम किसी एक ऐसी घटना की बात करें, सपोज हम इसी एक घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके पहले एक और घटना की बात करें जो यहां पर घटित हुई है, ओके, और हम यहां से जाएं बैक वापस, यानी जब हम प्रेजेंट से पास्ट नहीं बल्कि हम जब पास्ट से ही पास्ट की ओर जाएंगे तो फिर यही वाली घटना क्या बन जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुल मिलाकर समझने का प्रयास करिए ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस वह क्रिया होती है, ये वाली क्रिया होती है, और इस क्रिया का प्रयोग हम किस एक्शन को बताने के लिए करते हैं, जब हम भूतकाल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले घटित हो चुकी अगर किसी क्रिया की बात करते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होती है। और अगर हम इस पॉइंट को हम नहीं बतलाते हैं, सीधे यहाँ से हम कभी भी घटित होने वाली क्रिया के बारे में बात करते हैं जो पीछे हो चुकी है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इस बात को शायद अभी आप ना समझ पा रहे हो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब उसी बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन 4 सेंटेंसेस में मैं उसी बात को आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। कौन सी बात, जो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस करी। मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये है वर्तमान जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इसके पहले वाला जो टाइम है वो सब बीता हुआ समय है, यानी पास्ट टाइम है। अब पास्ट टाइम में क्या हो रहा है जरा यहां देखिए, दावत प्रारंभ होने के बाद मैं वहां पहुंचा। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। यहां इस सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे हैं। कौन सा, एक तो दावत के प्रारंभ होने का एक्शन हो रहा है और मेरे वहां पहुंचने का एक्शन हो रहा है, यानी यहां पर भूतकाल में 2 एक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2 क्रियाएं घटित हो रही हैं। अब ध्यान से ये देखना है, ये भूतकाल में 2 क्रियाएं घटित हुई। अब जब हम इस क्रिया की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो पहले घटित हुई क्रिया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, और बाद में घटित होने वाली क्रिया हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी। ओके, अब जरा सोचिए, अगर ये एक क्रिया ना हो, इनमें से कोई भी एक क्रिया ना हो, तो एक जो शेष बची क्रिया वो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ओके, अच्छा, मैं फिलहाल यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ 2 एक्शंस जो भूतकाल में हुए, और वहां पर पहले घटित होने वाला एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जरा देखिए यहाँ पर कौन सा एक्शन पहले हुआ, दावत प्रारंभ होने के बाद ये हुआ, यानी बाद में मैं पहुंचा तो ये वाला एक्शन बाद में हुआ, और दावत जो स्टार्ट हुई वो एक्शन पहले हुआ। तो जब भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसी बात को कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। देखिए, जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ था, दावत प्रारंभ हो चुकी थी। यहां इस सेंटेंस में भी 2 एक्शंस हो रहे हैं। 2 एक्शंस कौन कौन से हैं, एक तो प्रारंभ होने का काम और मेरे पहुंचने का काम सेम वही है, लेकिन कहने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और यहां पर मैंने जब लगा लिया और यहां पर मैंने बाद
ऐसे एक कंजंक्शन का प्रयोग किया है। तो ध्यान दीजिए इन सभी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में हो ये रहा है कि मैं यहाँ पर किसी न किसी एक कंजंक्शन की मदद से दो घटनाओं को जोड़ दे रहा हूँ जो भूतकाल में हुई हैं। अगला सेंटेंस भी देख लीजिए, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, मैंने यहाँ पर एक पहले, ये भी एक कंजंक्शन ही है, सबऑर्डिनेटिंग जो टाइम को शो करने वाला कंजंक्शन होता है वो। और उस कंजंक्शन से हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस ऐसे जोड़ दिए, कैसे, मेरे वहां पहुंचने से पहले दावत प्रारंभ हो गई। यहां पर कैसे, दावत प्रारंभ होने के बाद मैं वहां पहुंचा। ओके, मेरे वहां पहुंचने से पहले दावत प्रारंभ हो गई थी, तो यहां पर ये काम भी पहले हुआ, ये बाद में हुआ। चलिए यहां पर तो एक्शंस हैं। चौथे सेंटेंस में क्या हो रहा है, जरा देखिए, कोई एक्शन नहीं है, या फिर आप मानो तो है भी। क्या, शाम 7 बजे से पहले ही दावत प्रारंभ हो गई थी। अब जरा ध्यान दीजिए, दावत प्रारंभ हो गई कब हुई, भूतकाल में। ये जो 7 बजने वाला जो एक्शन हुआ, या ये जो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले ये हो गया, यानी भूतकाल में ये है आपका भूतकाल। यहां पर 7 बजे हैं और मैं किस घटना की बात कर रहा हूं, मैं इससे पहले घटित हो चुकी इस घटना की बात कर रहा हूं, यानी दावत कब प्रारंभ हुई, 7 बजे से पहले। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर भूतकाल में इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वाली घटना की बात कर रहा हूं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुई। तो ये सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं से आपको ये मालूम पड़ना चाहिए। क्या मालूम पड़ना चाहिए, कि हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, यानी जिस पर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो वाली क्रिया कैसी होगी, भूतकाल में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की जब हम बात करेंगे, यानी कोई भी ऐसा समय जो भूतकाल का समय है और उस समय से जब पहले वाली किसी घटना की बात करेंगे तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस घटना को बताने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। क्या यही 2 तरीके हो सकते हैं कि जिसमें हम एक ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें 2 स्पष्ट क्रियाएं हों। तो एक जो पहले घटित हुई वो पास्ट परफेक्ट हो गई, और एक जो बाद में घटित हुई वो पास्ट इंडेफिनिट हो गई। क्या यही 2 तरीके हैं? जी नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, और मैं पहले तरीके से शुरुआत कर रहा हूं। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बाद और पहले ये 2 कंजंक्शंस लेकर के आपको बतलाऊंगा। तो चलिए बेसिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ वैसे ही सेंटेंसेस से यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ जैसे सेंटेंसेस आप लोगों ने 10th या 12th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ रखे हैं। देखिए जरा कैसे सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे दावत प्रारंभ होने के बाद मैं वहां पहुंचा, या मेरे वहां पहुंचने से पहले दावत प्रारंभ हो गई थी। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को सबसे पहले ऐसे ही सेंटेंसेस बताए जाते हैं जहां पर 2 एक्शंस स्पष्ट रूप से होते हैं, और उन 2 स्पष्ट एक्शंस को कभी बाद या किसी पहले जैसे किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। आप एक बात सुन रहे होंगे, स्पष्ट एक्शंस। जी हां, यहां पर स्पष्ट रूप से भूतकाल में 2 घटनाओं को घटित होते हुए दर्शाया गया है। आगे कुछ ऐसी भी घटनाएं मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर एक एक्शन तो स्पष्ट होगा बट एक एक्शन छुपा होगा, उसे आपको देखना होगा या उसे पहचानना होगा। चलिए पहले तो यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भूतकाल में 2 घटनाएं घटित हुई हैं बीते समय में, और बस आपको इतना सब पता लगाना है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी बाद में। जो बाद में घटित हुई उसे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले घटित हुई उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए जरा, दावत प्रारंभ होने के बाद मैं वहां पर पहुंचा, तो बाद में पहुंचा हूं, राइट, तो ये बाद में हुआ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। और ये वाला जो एक्शन हुआ है ये पहले हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ओके, अब जब बाद और पहले नामक कंजंक्शन से जब 2 सेंटेंसेस जुड़े होते हैं तो उनका ट्रांसलेशन करते समय आपको क्या और कैसी ट्रिक अपनानी चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें करना ये चाहिए कि ये जो बाद में लिखा हुआ सेंटेंस होता है, बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, और पहले वाले हिस्से को हम बाद में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर इस कंजंक्शन को बीच में लगा देते हैं। कैसे, जरा देखिए, मैं वहां पहुंचा, इस वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन आपने पहले डिसाइड किया हुआ है कि ये किस टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, तो मैं यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस सेंटेंस को, यहां इस पोर्शन को मैं पहले ट्रांसलेट करता हूं। कैसे, आई रीच्ड देयर। ओके, अब यहां पर क्या किया मैंने, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, तो ये क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया। अब इसके बाद क्या करना है, इस हिस्से को ट्रांसलेट करना है, दावत प्रारंभ होना,
तो द डिनर, और फिर देखना है प्रारंभ होना, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये काम पहले हुआ था। ओके, तो हैड लगाया और स्टार्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब लगाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब लगाई। क्या किया है हमने, बाद वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया, पहले वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट किया और यहाँ पर बीच में आफ्टर लगा दिया। ओके, आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, आप चाहें तो इस पूरे हिस्से को पहले भी लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, आफ्टर द डिनर हैड स्टार्टेड, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर बाद में यह सेंटेंस वहां पर लिख लेंगे। ये दोनों तरीकों से हो सकता है। ऐसा ही यहां पर पहले ये जो कंजंक्शन है इसके साथ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए जरा, इसी बात को हम यानी ये जो बाद वाला हिस्सा है इसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और पहले वाला हिस्सा बाद में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा काम पहले हुआ है। देखिए मेरा वहां पहुंचना हुआ और दावत का प्रारंभ होना, तो दावत पहले प्रारंभ हो गई थी, यहां पर भी वही बात कही जा रही है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा, द डिनर। तो देखिए जरा क्या किया, इस वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट कर लिया और इस वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, इस वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया, तो चूंकि ये पहले काम हुआ है इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया। मेरा पहुंचना वहां बाद में हुआ है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया। और क्या किया, अब ये पहले बचा तो इसको यहीं पर रख देते हैं, बिफोर लगा देते हैं। ओके, और ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन क्या गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपकी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। तो पहला तरीका तो यही है। अब दूसरे तरीके में आप चाहें तो इस पूरे के पूरे हिस्से को यानी बिफोर से लेकर के इस पूरे के पूरे हिस्से को पहले रख सकते हैं और इस वाले हिस्से को बाद में भी रख सकते हैं। ओके, इन दोनों तरीकों से इसे रखा जा सकता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है वो जरा समझने का प्रयास करिए। जब कभी भी इस तरीके की सेंटेंसेस हो, जब दो एक्शंस बाद या पहले यानी आफ्टर या बिफोर नामक कंजंक्शन से अगर जुड़े हों, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आफ्टर से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर से शुरू होने वाली जो क्लॉज हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी और जो शेष बची जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ओके, इसी प्रकार से बिफोर से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज होगी वो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जो शेष बची हुई जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, विशेष रूप से यहाँ पर आफ्टर और बिफोर के लिए। ओके, अच्छा, कुछ यहाँ पर ये जो कंजंक्शंस हैं इनका भी जरा यूज देख लेते हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब मैं वहां पहुंचा वह जा चुका था। फिर से एक बार देखिए कि यहाँ पर भूतकाल में ही दो एक्शंस हो रहे हैं। अब आपको मालूम ये करना है, पता ये लगाना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। जो एक्शन पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, जब मैं वहां पहुंचा वह जा चुका था, तो जाने का काम कब हुआ, पहले हुआ। क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले ही वो क्या हुआ था, वो जा चुका था। यही तो इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ओके, अब यहां पर जब लगा हुआ है तो अब आफ्टर या बिफोर जैसी कंडीशन यहां पर नहीं होती है। तो ये जो कंजंक्शन है इसके साथ यही वाली क्लॉज बनेगी और ये कॉमा लगाने के बाद में ये वाली क्लॉज बनेगी। अब पहले आपने डिसाइड कर लिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए और इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे, व्हेन। ये लीजिए, बड़े आसान तरीके से इसको हमने कुछ ऐसे ट्रांसलेट किया। कैसे, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तो ये वाला काम क्या हुआ था, बाद में हुआ था और वह जा चुका था, ये काम पहले हुआ था। तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी और ही हैड गॉन, वह जा चुका था, यानी ये वाला काम पहले हुआ था और ये काम बाद में हुआ था। बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो क्या करें, इस प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ले आ सकते हैं और इस सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को आप बाद में बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं जैसे आपने आफ्टर या बिफोर को किया था। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कैसे सेंटेंस इसको कैसे बनाएं। जो ही मैं वहां पहुंचा, मैं जैसे ही वहां पहुंचा वह बाहर चला गया। अब अच्छे से आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ है। पहले तो यही हुआ है, जो ही मैं वहां पहुंचा यानी मुझको देखने के बाद ही वो बाहर गया। ठीक है, तो ये वाला काम बाद में हुआ, तो इसे पास्ट
क्या करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में, और इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन साधारणतया हम इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस होता है ज्यों ही से या जैसे ही से, ऐसा कोई सेंटेंस अगर होता है तो हम दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, क्योंकि वास्तव में बनते भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हैं। कैसे कि जब ऑलमोस्ट एक ही समय पर दोनों काम हो रहे हों या दो क्रियाएं घटित हो रही हों तो दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कैसे, ऐसे। ये देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनाया, हमने दोनों ही प्रकार से बना दिया है। देखिए सबसे पहले तो मैंने एज सून एज का प्रयोग किया, यानी ज्यों ही, ओके, और यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। जी हाँ, आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि एज सून एज वाली क्लॉज के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं या हम एज सून एज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही प्रयोग पॉसिबल हैं। आप इसे ऐसे भी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि क्या वो जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या वो एग्जाम्पल पॉसिबल है ही नहीं, क्या वो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता, और वो भी उस समय जब वो अकेला सेंटेंस लिखा हो। देखिए कौन सा सेंटेंस लिखा था, जरा याद करिए। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ऐसा सेंटेंस मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था। और अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ये कभी भी अकेला सेंटेंस अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आपको इस खाना खाने वाली जो घटना है इसके पहले या इसके बाद किसी भी घटना का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ऐसे कैसे, आई एट फूड, ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब बच्चे लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मैंने तो अपनी टेक्स्ट बुक में कई बार ऐसा देखा है कि ये सेंटेंस अकेला लिखा होता है फिर भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक स्टोरी डेवलप हो रही होती है, और जब वो स्टोरी डेवलप हो रही होती है तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको वहाँ पर पहले से पता रहता है कि आखिर ये घटना किस घटना से पहले घटित हुई थी, यानी खाना खाने वाला जो काम हुआ ये किसी अन्य दूसरी घटना से पहले घटित हो चुकी होती है। तो ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं या किसी स्टोरी में हम इन सेंटेंसेस को अकेला देखते हैं तो आप उन्हें अकेला मत मानिए, क्योंकि इन सेंटेंसेस के पहले या बाद की कई घटनाएं आपको मालूम होती हैं। तो कहीं कहीं पर वहां पर जाकर टेक्स्ट में या किसी स्टोरी में यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस भी बन सकता है। बट ध्यान दीजिए, अगर आप सिर्फ अकेला सेंटेंस देख रहे हैं, इसके पहले और इसके बाद के किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं वहां पर दर्शाया गया है, तो आप इसे हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो कहीं पर, तो बस सिंपली इतना सोचकर या देख करके आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे। अब अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे ऐसे स्वरूप दिखलाऊंगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे, और वहाँ पर आप निश्चित ही गलतियाँ कर जाएंगे। तो ये तो हुआ बेसिक पार्ट। अब मैं एक एडवांस्ड पार्ट लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर दो स्पष्ट क्रियाएं नहीं होंगी तब भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें वहाँ पर दिखाई तो सिर्फ एक ही एक्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, एंड नॉर्मली वो हमें स्कूलों में यानी 10th और 12th स्टैंडर्ड में वो सारी बातें हमको बताई ही नहीं जाती, पढ़ाई ही नहीं जाती हैं। सिंपली उनको तो या तो आप सेल्फ स्टडी करके जान सकते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं और कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं उन सारे के सारे एडवांस्ड रूल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।